हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एस्पिरेंट का स्वागत है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, उनके लिए डेली लगाई जाती है 3 बजे 3 PM कॉमर्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट वाइज हर एक यूनिट की क्या कर सकते हो, मेरे साथ मिलके प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी तक की हमारी यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और कवर अप हो चुकी है और फोर्थ है आज उसका हमारा लास्ट जो क्लास है 4th नंबर यूनिट की, वो आज रहने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी 75 क्लासेस में क्या क्या कवर अप हो चुका है। 75 आज क्लास नंबर 75 है। आज तक की क्लास तक अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट को हमने 75 क्लासेस में कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनमें से हम एक और यूनिट को कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट चारों यूनिट की आपको प्रैक्टिस खुद लगानी है और बाकी बची जो 6 यूनिट्स उनको डेली के जो मैं लेके आऊँगी अलग अलग यूनिट्स के यूनिट वाइज आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर तैयारी को करेंगे। ठीक है ना। तो जब तक जून में एग्ज़ाम होगा तब तक आपका अच्छे से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट वाइज है 4 यूनिट वो कवर अप हो जाएगी और जो 6 यूनिट्स हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे MCQ से कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, तो उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, हमें जेआरएफ ज़रूर मिलेगा। क्लियर है सभी को। तो आप सभी को पता है, डेली मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन। जाके क्या ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, फिलर फॉर्म का कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लो। डेली जितनी भी क्लासेस होती है उनकी लिंक आपको मिल जाती है वहाँ पे। जैसे ही नोट्स अपलोडेड होते हैं वेबसाइट के ऊपर उसकी लिंक मिल जाती है। जैसे ही क्विज शुरू होती है शाम को 5 बजे पेपर 2 की, उसकी लिंक मिल जाती है। ठीक है, तो सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाती है, जिससे आपका पूरा शेड्यूल बना रहता है कि हाँ 5 बजे क्विज होने वाली है, आपके पास हाथों हाथ लिंक आई और आपने क्विज को अटेम्प्ट कर दिया। 3 बजे क्लास होने वाली है, 3 बजे आपके पास क्लास की लिंक आई, आपने क्लास ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पढ़ने का शेड्यूल बना हुआ है विद दिस प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा साथ में आपकी सेल्फ स्टडी आई होप चल रही ही होगी। राइट, बताओ मुझे सभी की स्टडीज़ चल रही है ना, बिकॉज इट्स टाइम, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। अब क्या करना है हमें, करो या मरो नहीं, करो और फिर मरो। ठीक है, मतलब हमें करते जाना है और करते जाना है बस। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो आपको पता ही है कि पेपर 2 की तो 3 बजे डेली क्लास होती है। उसके अलावा पेपर फर्स्ट की भी क्लास होती है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि 18 अप्रैल से आपका नया बैच शुरू होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स जो नए जुड़ेंगे, जो चाहते हैं कि मतलब अभी तक हम सिर्फ पेपर 2 पढ़ रहे थे बट अब हमें पेपर फर्स्ट पे भी फोकस करना है, तो सारे स्टूडेंट्स को क्या कराई जाएगी, नए सिरे से जो पेपर फर्स्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो नया जो बैच है वो 18 अप्रैल से शुरू होगा, जिसको आपको पता चल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा कि किस किस तरीके से क्लासेस लगेगी इफ़ेक्टिवली, ताकि आपकी क्या हो, जो मान लीजिए 1.5 मंथ है उसमें क्या हो कि इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए कि आप अच्छे से जो पेपर फर्स्ट के भी 50 क्वेश्चंस है उनको अटैम्प्ट कर पाओ विद कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो सभी देख लेना, ज्वाइन कर लेना जिनको भी इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। ओके ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो किसके लिए है, आपके सिबलिंग्स के लिए हो सकता है, आपके जो रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आप खुद भी अगर कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो लेना चाहते हो, तो बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइंस, नेटवर्किंग, इन सब की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी और अपडेट हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसको भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करने में। ओके ना।
फिर आपको पता ही है डेली आपके लिए लाई जाती है क्विज सीरीज, जिससे डेली के आपके 5 जो क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से आपकी 5 टर्म्स 5 टॉपिक्स, आपके टॉपिक्स नहीं बोल सकते 5 टर्म्स बोल सकते हैं, क्लियर होती है। ठीक है, कभी शॉर्ट जो फुल फॉर्म्स है वो आपको पता चलती है, कभी कौन सा मॉडल किसका है ये पता चलता है ना, काफ़ी नॉलेज मिलता है 5 क्वेश्चन डेली करने से। ठीक है, तो क्विज डेली 5 बजे पेपर 2 की होती है वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको जाके लॉगिन करना होगा। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा रैंकिंग के बारे में भी, बाकी सारी चीज़ें, और जो सॉल्यूशंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस आप लोगों के साथ कर ही लेती हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रांगफुली प्रिपरेशन आपको करना होगा। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, बस आपको उन्हें ग्रैब करना है और कर देना है। ओके ना, सभी समझ गए होंगे आई होप। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर के मेन टॉपिक की। जैसे कि मैंने बताया अभी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त। ठीक है, जिसमें हमने मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं। 3 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब हमने कवर अप किया है। फिर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन जिसमें 3 मॉडल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। किसका बोलो, वॉल्टर का, गॉर्डन का और MM मॉडल, राइट। उसके बाद बचा क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। किस किस तरीके से, एक तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, नॉन करंट असेट जिनको बोल सकते हैं फिक्स्ड असेट, उनमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, बोलो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करके। ठीक है, और वही अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म में करंट असेट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, कार्यशील पूंजी प्रबंधन की। क्लियर है, और यही हमारे चैप्टर का नाम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब अगर चैप्टर की बात करें तो हमने ये तो जान लिया कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके लिए 3 टर्म हमें पढ़नी थी, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इनको हमने लास्ट 4 क्लासेस में डिटेल में समझा है, 4 to 5 क्लास में। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उस को ज्ञात करने की, कैलकुलेट करने की 3 टेक्निक होती है। कौन कौन सी, EOQ, जस्ट इन टाइम और ABC टेक्निक। लास्ट ही क्लास में जो हमने EOQ और जस्ट इन टाइम है, इन दोनों टेक्निक्स की बात कर ली थी। और जो बची है कौन सी बोलो, ABC टेक्निक, जिसकी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है सभी को, मैंने रोड मैप में डेली बना देती हूँ कि ताकि कोई भी स्टूडेंट्स अगर आए तो उसे ये ना लगे कि अरे बीच में से क्या कहाँ चल रहा है। ठीक है, इसलिए जो भी ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इतना पढ़ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने रिविज़न भी कर लिया होगा, EOQ जस्ट इन टाइम आपको पता होगा अच्छे से, कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट टेक्निक है, कौन सी, ABC एनालिसिस। क्या होती है ये टेक्निक, लेट्स डिस्कस। सभी ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, अब हम हमारा जो लेक्चर है उसका जो आज का मेन टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है। ये कवर अप होने के बाद हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सम अप होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अभी। किसको बोलो, ABC एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं ABC टेक्निक भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है, ABC एनालिसिस इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। ये भी क्या है, एक इन्वेंट्री को मैनेज करने की एक टेक्निक है। दैट डिटरमाइंस, जो ये निश्चित करती है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस। यानी कि जो हम स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं हमारी फर्म के अंदर, उसमें से उन स्टॉक की वैल्यू क्या है, इस बेसिस पे हम ज्ञात करेंगे कि कितना स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। बोलती है ABC टेक्निक। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ABC रैंक्स आइटम ऑन डिमांड, कॉस्ट एंड रिस्क डेटा एंड इन्वेंट्री मैनेजर्स
ग्रुप आइटम्स इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरिया। यानी क्या किया जाता है, जो स्टॉक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ए रैंक दी जाती है, फिर थोड़ा कम है उसको बी रैंक दी जाती है, फिर उससे थोड़ा कम है उसको सी रैंक दी जाती है। आफ्टर दैट रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले जो ए क्राइटेरिया का जो स्टॉक है उसको हमें कितना मैनेज करके रखना है, कितना स्टॉक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, बी को कितना रखें। कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे, स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे। यही इस जो टेक्निक है उसमें किया जाता है। क्लियर है सभी को कि जो हम देखेंगे कि कौन सा जो स्टॉक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ए दे देंगे रैंक, फिर बी, फिर रैंक के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा है उसको हम पहले स्टॉक करके रखेंगे और बाकी को उस अकॉर्डिंग हम स्टॉक करके रखेंगे। जिससे क्या होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि भाई ये वाला जो स्टॉक है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं, अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। फिर ये जो दोनों हैं ये थोड़े कम है तो उनको उन अकॉर्डिंग, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा स्टॉक आपको भर के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? देखिए अभी ABC विश्लेषण एक इन्वेंट्री प्रबंधन तकनीक है जो व्यवसाय के लिए उनके महत्व के आधार पर इन्वेंट्री आइटम का मूल्य निर्धारित करती है कि कौन सी जो इन्वेंट्री है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उस अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की जाती है और फिर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। ABC टेक्निक क्या करती है, जो रॉ मटेरियल्स है उनकी कॉस्ट यानी जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट, उनका रिस्क डेटा के अकॉर्डिंग उनको रैंक प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई ये वाला जो स्टॉक है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ए रैंक दिया जाता है। और सूची उन मानदंडों के आधार पर समूह की वस्तुओं को समूह में रखते हैं, यानी जो रैंक दे दी उस अकॉर्डिंग उनको ए कैटेगरी के जितने भी स्टॉक होगा ना, जितना भी माल होगा उसको क्या किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं स्टोर करके रखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हर एक को हमें उस अकॉर्डिंग स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बी वाले को या सी वाले को, ठीक है। तो इससे हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या आएगी, कम आएगी। यही बोलती है ABC टेक्निक। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? ठीक है, मैंने कहा था बहुत इजी है तीनों की तीनों टेक्निक्स, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर ली है कुल मिला के जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसकी जो 3 क्या है टेक्निक्स हैं। बोलो कौन कौन सी? पहला EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि एक पर्टिकुलर कितनी संख्या, हमें एक कितनी आर्थिक आदेश मात्रा, कहने का मतलब कि एक आइडल ऑर्डर है ना वो हमें कैलकुलेट करना होता है और फिर उसको स्टोर करना होता है। जिससे क्या होती है, जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। ना हम ज़्यादा ऑर्डर करेंगे ना हम कम करेंगे, जितना आइडल होना चाहिए कि भाई इतना तो स्टॉक में रखना ज़रूरी है, उसे ही हम बोलते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, जिससे कम कॉस्ट आए और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी आसानी से अच्छे से चलता रहे। उसके लिए हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है कि इतना माल हमें मंगवाना है, उसे ही हम बोलते हैं EOQ। क्लियर है? फिर दूसरा हमने पढ़ा जस्ट इन टाइम, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सप्लायर्स के साथ आपके, ये बेस्ड है किस पे, सप्लायर्स पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं सप्लायर के साथ तो जैसे ही डिमांड आती है आपके प्रोडक्ट की, आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल को स्टॉक करके नहीं रखोगे, आप डायरेक्ट सप्लायर से उसी टाइम मंगवाओगे, हाथों हाथ प्रोडक्शन करोगे जस्ट इन टाइम और वापस से क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। ये प्रोसेस चलेगी, इसी को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है। और ABC टेक्निक में क्या होगा, इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन किस बेसिस पे, कि कौन सा जो मतलब अलग अलग तरीके से डिसाइड होगा कि ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है ना ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन को करने के लिए, उसको ए रैंक दे दी जाएगी, उस कैटेगरी में डिसाइड कर दिया जाएगा और उसको अच्छे से स्टॉक करके रख लिया जाएगा। फिर बी कैटेगरी वाले को उस अकॉर्डिंग और सी कैटेगरी वाले को उस अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि सारा का सारा आपको भरना नहीं पड़ेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आएगी। इस तरीके से 3 टेक्निक के माध्यम से इन्वेंट्री को मैनेज करके चलेगी एक फर्म, ठीक है।
तो पूरा का पूरा जो वर्किंग कैपिटल चैप्टर है वो हमने क्या कर लिया है, सम अप कर लिया है। ठीक है, 4 to 5 क्लास में। तो अगर जिन्होंने आप बीच में से देख रहे हो तो स्टार्टिंग से चैप्टर को जाके देखो और 4-5 क्लास लगाओ, पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट ने डेली ऑलरेडी चैप्टर की क्लास लगाई है तो उनके लिए है यहाँ पे कुछ सरप्राइज, राइट। वैसे तो मैंने कल की क्लास में बता दिया था, बट आई विल रिपीट अगेन कि या आज क्या है कि आपने जो समझा है, जाना है, उस बेस पे मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करना तो बनता है ना, राइट। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है PYQs। जी हाँ, चलिए सभी तैयार हो जाएंगे अपने आप को क्या करने के लिए, स्कोर करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ सभी को क्या करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, उसी पे बेस्ड है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चंस। ठीक है, सभी को क्या बताना है, लाइव चैट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आफ्टर दैट जो स्कोर है वो मुझे कमेंट में मेंशन करना है कि मैम इतने क्वेश्चंस में से इतने सही हुए हैं और इतने गलत हुए हैं। जी हाँ, मुझे बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। फिर हम देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है समझने में और समझाने में। ओके, बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी होगा तो वो भी कमेंट में आप मुझे मेंशन कर देना, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट। जी हाँ, नॉट है, ध्यान में रखना, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का अनुप्रयोग नहीं है, यानी इनमें से कौन सी वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हम टास्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस हैं आपके सामने 4। पहला है डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन का व्यय। तो ये तो नाम समझते ही समझ में आ गया होगा, डे टू डे मतलब वर्किंग कैपिटल, यानी ये तो अनुप्रयोग है। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया, लेकिन आपको जो आंसर है वो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर बी ऑप्शन क्या है, करंट ऑब्लिगेशंस फॉर पेमेंट, यानी भुगतान के लिए वर्तमान दायित्व है। ठीक है, करंट ऑब्लिगेशंस। ओके, फिर थर्ड है एक्सपेंडिचर्स इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामान्य क्रम में होने वाले व्यय। ओके, फिर फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, पूंजी हासिल करने के लिए व्यय। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल के माध्यम से हम कौन सा टास्क है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन एक टास्क है जो हम वर्किंग कैपिटल के माध्यम से नहीं करते हैं, तो वो आपको बताना है। ओके जी, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। देखिए पहला तो होगा ही होगा, ये तो वर्किंग कैपिटल के माध्यम से। फिर थर्ड भी समझ में आ रहा है कि यूजुअली जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में होने वाले, तो सामान्य क्रम में जो रन कर रहे हैं उसमें होने वाले। ठीक है, फिर बी भी होगा, क्यों, भुगतान के लिए जो क्या है, करंट जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है, तो हम करंट असेट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी मैनेज करेंगे, तो ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। बट एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, पूंजी को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शेयर्स इशू करते हैं, हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, उन पे फ्लोटिंग कॉस्ट आती हैं। तो ये सारा पार्ट तो हमने सोर्सेस ऑफ फंड्स में पढ़ा था, है ना, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रयोग कौन सा नहीं करते हैं, बोलो, एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, पूंजी हासिल करने के लिए किया गया वह वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं इंक्लूडेड होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करंट असेट्स फाइनेंशियल थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स, दिस इंडिकेट्स, कार्यशील पूंजी लंबी अवधि के फंड के माध्यम से वित्तीय वर्तमान संपत्ति के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। यह इंगित करता है क्या सिर्फ नेट वर्किंग कैपिटल को या फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को या दोनों को? किसको इंगित करता है, किसको इंडिकेट करता है? जो वर्किंग कैपिटल का जो पोर्शन है करंट असेट्स का फाइनेंशियल थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। तो मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, आफ्टर दैट यू कैन डू राइट अटेम्प्ट। ओके, तो चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन।
नाउ सी हियर, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे, याद है ना आपको? कौन कौन सा? नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करंट असेट्स फाइनेंशियल थ्रू लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में तो क्या होगा, करंट असेट्स भी होगी और करंट लाइबिलिटीज़ को भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो जहाँ सिर्फ करंट असेट है वहाँ क्या आएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और जहाँ करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों होगी वहाँ क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। यानी ये जो दोनों ही है ना वो इंडिकेट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ पूछा है, असर्शन और रीज़न दिया है, आपको बताना है करेक्ट। ठीक है, असर्शन बोलता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, कि जो कार्यशील पूंजी का प्रबंधन है वो करंट असेट्स को और करंट लाइबिलिटीज़ के मैनेजमेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, संदर्भित करता है। तो इज़ इट ट्रू और नॉट, आपको ये बताना है। फिर इसका रीज़न ये दिया है कि बट द मेजर thrust of course is on the management of current assets because current liabilities arise in the context of current assets। लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख जोर जो है वो वर्तमान परिसंपत्तियों की यानी करंट असेट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो करंट असेट्स के संदर्भ में उत्पन्न होती है। तो क्या ऐसा होता है? मुझे जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, जो वर्किंग कैपिटल है उसमें करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा कि हाँ जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो बेस है किस पे, करंट असेट पे। ठीक है, इसलिए करंट असेट पे क्या दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये भी बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ तभी उत्पन्न होती है जब करंट असेट होती है। क्यों, कैसे? मान लो हमें तभी तो प्रोडक्शन करना होता है जब हमारी सेल हो रही है। ठीक है, तो अगर सेल हो रही है तभी तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मंगवाएंगे। ठीक है, जिससे हमारी लाइबिलिटी होएगी, हमें पैसा वापस देना होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट पे मंगवाएंगे तो वो तो हमारी करंट लाइबिलिटी हुई ना। तो करंट लाइबिलिटी अराइज कब होती है, जब करंट असेट होना होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है रीज़न भी। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी नाउ पूछा है कंपेयर्ड टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री अ कंपनी दैट मेंटेन्स अ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी विल टेंड टू हैव उद्योग में अन्य फर्मों की तुलना में एक कंपनी जो रूढ़िवादी कार्यशील पूंजी नीति बनाए रखती है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, जो क्या करती है, कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी लेके चलती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान में रखना है कि जो भी फर्म है वो अगर कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी अपनाती है, रूढ़िवादी, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगी कि जो करंट असेट है उसको तो क्या रखेगी, हायर रखेगी। ठीक है, हायर रेशियो ऑफ करंट असेट। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना होगा, जो फिक्स्ड असेट है उनको भी मैनेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूढ़िवादी कार्यशील पूंजी नीति में क्या होगा कि जो करंट असेट है ना उसका रेशियो हायर रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है A firm following an aggressive working capital strategy would, एक आक्रामक, अब पहले थी कंजर्वेटिव अब आई है अग्रेसिव, एक अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का पालन करने वाली फर्म है वो क्या करेगी, यह पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताना है कि आप अपने अकॉर्डिंग माइंड लगा के बताइए कि जो अग्रेसिव होगी, आक्रामक कार्यशील पूंजी रणनीति होगी वो फर्म क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन में से बताइए करेक्ट।
तो मैं बता देती हूँ, जिन्होंने भी दिया है जवाब ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी द अमाउंट ऑफ फंड्स, फंड के अमाउंट को हेल्ड इन वेरी लिक्विड असेट, यानी जो बहुत ज़्यादा क्या है तरल संपत्ति में रखे गए धन है ना, उसकी मात्रा को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि अलग अलग आपकी पॉलिसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग एक फर्म क्या डिसीजन लेगी। तो पहले हमने देखा कंजर्वेटिव में, अब हमने देखा है अग्रेसिव में। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ओके, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप क्रैम कर लेना कि अलग अलग जो पॉलिसीज़ होती हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से एक फर्म को डिसीजन लेना होगा। तो हमने कंजर्वेटिव में और अग्रेसिव में हमने देख लिया है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुपर इजी है। पूछा है कि करंट असेट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मैम ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया कि करंट असेट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो सभी मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। करंट असेट में क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्रीज भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी और ट्रेड रिसीवेबल्स भी, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन हियर। बहुत इजी था ना। चलिए, कभी कभी एनटीए भी ऐसी इजी दे देता है। ओके, पर अब थोड़ा लेवल हाई हो गया है तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की जो प्रैक्टिस है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट। वही फैक्टर्स की बात हो रही है जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को, कार्यशील पूंजी को। 4 ऑप्शंस है। नेचर ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की प्रकृति क्या इफेक्ट करती है बताना है, क्रेडिट पॉलिसी, फिर है प्रोडक्शन पॉलिसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी जो क्या है, बोलो कि कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्या मिल गया, गोल्डन ऑप्शन मिल जाता है जब क्या आ जाता है, ऑल ऑफ द अबव। कि जिनको अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो हाँ यार, ऑल ऑफ द अबव ही होगा, सारे ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव लग रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को। हमने पढ़ा था सारे के सारे 12 समथिंग फैक्टर्स थे, राइट। नेचर ऑफ बिजनेस, जो क्रेडिट पॉलिसी है, प्रोडक्शन पॉलिसी है, ये सब क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हमने लेक्चर में डिटेल में समझा था। क्लियर है सभी को। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने कर लिए हैं 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो PYQs हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से आए हुए हैं एनटीए के नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर से किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पुट अप होते हैं। क्लियर है ना सभी को। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा हाई हो जाएगा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। क्लियर है। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी एक और यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो अच्छे से क्लासेस लगाइएगा। ओके, तीनों के तीनों यूनिट्स की रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप पीछे का भूल ना जाओ। ओके, और साथ में अगर आपको लगता है आपने 1-2 बार रिवीजन भी कर लिया है तो आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे लेवल पे क्या कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, अब कल से हम शुरू करेंगे एक और नई यूनिट। ओके, तब तक के लिए मुझे बताइएगा अभी तक जो पढ़ा है वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, कितना समझ में आया है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, और अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। ओके ना, और साथ में क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भी मिलता रहे। ओके, उसके अलावा जो वेबसाइट है उसके ऊपर डेली क्लास होती है, उसके नोट्स आपको अवेलेबल करवाए दिए जाते हैं, वेबसाइट पे ही क्विज होती हैं, तो जाके लॉगिन कर लेना। बाकी ये सारी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय, टेक केयर।